नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। रतन टाटा के निधन पर उत्तराखंड में भी शोक की लहर। सीएम धामी ने जताया दुख, कहा उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत। 28 जनवरी से उत्तराखंड में होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। सीएम धामी ने की भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष से मुलाकात। तेरह अक्टूबर को अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। डीजीपी ने की तैयारियों की समीक्षा। उत्तरकाशी और देहरादून में करेंगे प्रोग्राम में शिरकत। यूसीसी को लेकर सामने आया विपक्ष का बयान। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा प्रदेश में नहीं कोई चर्चा, केंद्र सरकार को करना चाहिए था लागू। अब खबर विस्तार से। उद्योगपति रतन टाटा के निधन के पर सीएम धामी ने गहरा दुख जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा कि अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। रतन टाटा ने देश की औद्योगिक के प्रगति और सामाजिक विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका दृष्टिकरण, समर्पण और व्यावसायिक कुशलता ने केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक ले गए, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सीएम ने कहा कि उन्होंने रोजगार सृजन, समाज के सशक्तिकरण और नवाचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। यूसीसी के लिए नियम और कानून तैयार करने वाले 9 सदस्यीय पैनल ने अपनी अंतिम बैठक के बाद कहा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा छपने के लिए भेजा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू किया जा सकता है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कहीं भी जाकर बात करिए, लोगों के बीच यूसीसी की कोई चर्चा नहीं है। ये पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि ये सेंटर का विषय है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी करे तो अन्य राज्य ये लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। करण मेहरा ने सवाल किया है कि 12 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनका ये एजेंडा था, उनके द्वारा ये केंद्र में लागू क्यों नहीं किया गया और उत्तराखंड में क्यों इसकी टेस्टिंग हो रही है। आदमी में अगर कहीं भी किसी मार्केट में जाके आप बातचीत करिए, यूसीसी के बारे में कोई चर्चा तक लोगों में नहीं है और पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि सेंटर का सब्जेक्ट है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी करे तो और स्टेट्स इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि 12 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनका ये एजेंडा था, और आरएसएस और बीजेपी का, उसको केंद्र से लागू क्यों नहीं किया? उत्तराखंड में इसका टेस्ट क्यों किया जा रहा है? यह हमारा प्रश्न। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अमित शाह के प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी व देहरादून भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी को सजग, सतर्क रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के निर्देश दिए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को देहरादून आ सकते हैं। इस दौरान वह गृह विभाग की समीक्षा के साथ ही वाइब्रेंट विलेज का भी दौरा करेंगे। उत्तरकाशी देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और भाजपा संगठन की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, लेकिन गृह मंत्री के दौरे को लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड भाजपा अपनी तैयारी की अंतिम रूप देने में लगी हुई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह का
13 अक्टूबर को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। रविवार सुबह देहरादून एयरपोर्ट पहुंचकर सीधे हरसिल के लिए रवाना होंगे, जहां वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रमों और वहां चल रही योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ भी भेंट करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे। यहां FRI संस्थान में नए कानून और साइबर क्राइम की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद देर शाम अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मिली है। ऑथेंटिक कार्यक्रम की उनकी प्रतीक्षा है और जानकारी मिली है वो वाइब्रेंट विलेज है उत्तरकाशी जिले में, वहाँ वो जा कर के भ्रमण करना चाहते हैं, ऐसा है। और एक बैठक उनकी देहरादून में रहेगी और विधिवत कार्यक्रम जब उसका आएगा तो उस हिसाब से फिर बात करें। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष से PT उषा से मुलाकात की। तभी इस दौरान उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें विंटर गेम्स को लेकर चर्चा की गई। CM धामी और PT उषा की इस मुलाकात के बाद उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें नेशनल गेम्स की डेट भी फाइनल कर दी गई। लंबे समय से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को लेकर हो रहे इंतजार पर अब विराम लग गया है। राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष PT उषा ने उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें नेशनल गेम्स को लेकर के हरी झंडी दे दी है। बुधवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष PT उषा से मुलाकात की। दुर्गा मंदिर दिनेशपुर में षष्ठी कल्पारंभ पूजा और मंगल घट की स्थापना के साथ नवरात्र पर होने वाली 5 दिनी दुर्गा पूजा महोत्सव माह का आज आगाज हो गया है। इससे पूर्व महिलाओं ने नगर में कलश यात्रा भी निकाली। बुधवार को दुर्गा मंदिर प्रांगण में दिनेशपुर दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजित पूजा महोत्सव में मुख्य असित चक्रवर्ती ने मंगल ध्वनि के बीच मंदिर के दक्षिण पूर्व कोण में स्थित बेल वृक्ष के नीचे मंगल घट की स्थापना के बाद षष्ठी कल्पारंभ पूजा संपन्न की। ऐसी हमारी संस्कृति और सभ्यताओं को हम बचा के रखे हैं और आगे भी ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम जितना हो सके माँ से अपनी अंतरात्मा से जुड़े रहें। घट स्थापना के साथ षष्ठादि कल्पारंभ होता है और माँ को कैलाश पर्वत से आह्वान करके पृथ्वी लोक पे लाया जाता है माँ के इन 5 दिवसीय पूजा के लिए। और माँ आती हैं और वही इस समय जो है षष्ठादि कल्पारंभ हुआ है, घट स्थापना हुई है और आज से पूजा का विधिवत रूप से आरंभ हो गया है। बेल पूजा हमारा किया गया है दुर्गा माँ के मंदिर प्रांगण में। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और माँ की पूजा में पूर्ण रूप से माँ की पूजा को संपन्न करें और सभी यहाँ पर हर कार्यों में। बरसात के बाद उत्तराखंड की यात्रा अपने चरम पर है। लगातार श्रद्धालु उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। वहीं यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, यात्रा लगातार जारी है। धीरे धीरे 4 धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। रफ्तार पकड़ रही है। इस समय हमने कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं किया है। जो स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन चाहते हैं वो अपना कराएं, बाकी कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यात्रा हमारी सामान्य चल रही है और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। जैसे ही अब छुट्टियां होंगी संख्या बढ़ेगी। तो उत्तराखंड में हर साल पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली आबादी रोजगार के तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है, जिनके गांव की कृषि भूमि पर कोई भी खेती नहीं होती और भूमि की उपज क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी कारण प्रदेश में हर साल कृषि भूमि तेजी से घट रही है, लेकिन कृषि विभाग इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश में तेजी से हो रहे पलायन की वजह से भी हर साल पर्वतीय क्षेत्र में कई हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है। पिछले 12 सालों में उत्तराखंड से 17 लाख से ज्यादा लोग पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में पलायन कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बंजर हो चुकी है, जिसको दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए अब जगदीशिला तीर्थयाटना समिति ने जिम्मा लिया है। पूर्व कृषि मंत्री
प्रसाद नौथानी ने भाजपा सरकार और मौजूदा कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कृषि मंत्री रहते हुए प्रदेश में एक सर्वे कराया गया था जिसके अनुसार प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, लेकिन तेजी से हो रहे पलायन के वजह से 2,45,000 हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। लेकिन ना तो सरकार कोई सर्वे कर रही है और ना ही बंजर हो चुकी कृषि भूमि की सुध ले रही है। जरूरत पड़ेगी कि हिमाचल जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या नाम पर टोटल जो आबादी है उस आबादी का आपका जो 9 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2,65,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो खत्म हो चुकी है, बिक चुकी है। तो आज हमारे पास कुल 7 लाख हेक्टेयर जमीन बची है कृषि उपज की। तो उस रूप में सरकार बताए कि ये 2,65,000 हेक्टेयर जमीन क्यों बिकी। प्रदेश भर में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की इमारत के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्कूलों की ग्रेडिंग कर पुनर्निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार स्कूलों की इमारतों की ग्रेडिंग को ABCD के रूप में 4 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें A श्रेणी में वो स्कूल शामिल है जो सुलभ है और वहां निर्माण कार्य की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि B और C श्रेणी में वो स्कूल शामिल है जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है, और D श्रेणी के जिन स्कूलों में ध्वस्तीकरण की आवश्यकता है वहां पर नए निर्माण प्रस्तावित कर दिए हैं। स्कूलों को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एक A कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ निर्माण की आवश्यकता नहीं है, जहाँ भवन हमारे सुलभ है। एक B कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ लघु मरम्मत की आवश्यकता है, और एक C कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ दीर्घ मरम्मत की आवश्यकता है। और D श्रेणी में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहाँ विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए हैं या उनको ध्वस्तीकरण की आवश्यकता है, तो वहाँ पर एक नया निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। तो जो निर्देश दिए गए हैं, काफ़ी विद्यालयों की DPR बन चुकी है, निर्माण कार्य कुछ विद्यालयों के स्वीकृत भी हो गए हैं, और उस दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल करण सिंह नगनाल ने रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में सर्कलवार अपराध समीक्षा बैठक की। उन्होंने पुलिस मुख्यालय और परिक्षेत्रीय स्तर चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की। अभियानों में तेजी लाने के निर्देश दिए। 6 महीने से अधिक विवेचनाओं को विधिनुसार जल्द निस्तारित और 1 वर्ष से अधिक लंबित विवेचना पर फोकस करने के लिए कहा। हरिद्वार पहुंचे आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनाल ने प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी ली। आईजी ने बैठक में सर्कलवार समीक्षा की और कई वर्षों से लंबित पड़े संगीन अपराधों पर की आपत्ति जताते हुए जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान का आशय केवल दिखावा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक ड्राइव चल रहा है हमारे द्वारा अपराधों के वर्कआउट का अनावरण हेतु, साथ ही जो वांटेड चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु, और जो इनामी बदमाश हैं उनके गिरफ्तारी हेतु यदि पकड़े नहीं गए तो इनामों की उसमें संख्या में वृद्धि किया जाए। ये इसको लेकर इसका जो समीक्षा की जा रही है। साथ ही जो विवेचनाएं हैं तो लंबे समय से हमारे जो अभी तक लंबित है। जनपद चमोली के विकासखंड दशहरी के ब्लॉक सभाघर में युवा महोत्सव कार्यक्रम का और महिला मंगल दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विकासखंड के विभिन्न गांवों की 20 से अधिक महिला मंगल दलों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान गढ़वाली संस्कृति से जुड़े झूमेलो, समूह गान, गढ़वाली गीत रख, हरची गैन, पहाड़ी रीति रिवाज और नाटक की प्रस्तुतियां दी। वही युवा कल्याण अधिकारी दौशली दीपक विष्ट ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वही ब्लॉक प्रमुख विनीता देवी ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में समाज के अग्रणी पंक्ति में खड़ी हैं। महिलाओं मंगल दलों के लिए आयोजित इस तरह के कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित होते हैं।
आयोजन हो रहा है और मैं उसको लेकर बहुत उत्साहित हूँ कि हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और चाहे वो सामाजिक से हो, चाहे वो कुछ भी काम हो, वो बहुत अच्छे तरीके से करें। हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ रही है, हम लोग बहुत गौरव की बात हो रही है कि हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े। और ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकासखंड दसोली के विभिन्न महिला मंगल दलों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। और जो ये आयोजन चल रहा है, इससे महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और क्षेत्र में एक उत्साह का माहौल है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए।